हेलो बच्चों। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पीवाईक्यू यानी कि लास्ट ईयर के 5 to 7 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज बेसिकली मैं आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ और जिसमें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि और 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। और हमारे चैनल को फ्यूचर के लिए भी आप सब्सक्राइब करके छोड़ दें, क्योंकि जनवरी से आपके लिए एक नई सीरीज़ आने वाली है और उस सीरीज़ में मैं ईयरली पूरे पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। यानी कि 2022, 23, 21, 20 इन सब ईयर्स के पेपर्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तब पेपर वाइज चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहें, अच्छे से तैयारी कर लें और पीवाईक्यू साथ साथ चलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं और उनका हम लोग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो हमारे नहीं देखे हैं जाके देख लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ और कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है? आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वह है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट obliquely on a glass slab. Draw a ray diagram showing the path of the light ray clearly and mark angle of incidence, angle of refraction, angle of emergent and lateral displacement of the ray. Give a formula to find refractive index of glass slab in terms of angle of incidence and angle of refraction. ये क्वेश्चन आपका बच्चा 2011 में आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब। आपको एक ग्लास स्लैब लेना है। ये हो गया आपका ग्लास स्लैब। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी तक आपने अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर दें, ताकि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते करते एक अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में ले सकें और बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी एक अच्छी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब क्या होता है बच्चा? ग्लास स्लैब का मतलब है कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी जिसमें थोड़ी लेंथ हो, ब्रेथ हो और थिकनेस भी हो। ठीक है, उसको हम लोग स्लैब कहते हैं और अगर ग्लास की बनी हुई है तो ग्लास स्लैब हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब। एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करती है। तो मान लीजिए ये इसका नॉर्मल है बच्चा। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस पर जो है इस तरीके से इंसिडेंट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस रे ऑफ लाइट का ये जो रे है इसके लिए हमको पाथ जो है यहाँ पे दिखाना है कि जब कोई रे किसी ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट होती है तो उसका पाथ क्या होगा। तो उसका पाथ क्या होगा बेटा? जैसे कि ये ग्लास है तो ये एयर मान लेते हैं, ये एयर है तो ग्लास है, तो ग्लास का जो सरफेस, ग्लास का जो मीडियम होता है एयर से ज़्यादा डेंसर होता है, इसलिए ये रेस क्या हो जाएगी? इसका पाथ ये है, ये ओरिजिनल पाथ है। इसको जाना ऐसे चाहिए था बट ऐसे जाएगी नहीं ये। ओके बच्चा, क्या होगा? ये अब डेंसर मीडियम में आ गई है, इसलिए ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसलिए ये क्या हो गई बच्चा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आई। क्लियर? अब इस सरफेस का ये नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, इस सरफेस का ये नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चा? ये ग्लास है, एयर, तो जब लाइट ग्लास टू एयर में आएगी तो क्या होगी? जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये क्या होगी? ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी और कुछ इस तरीके का आपको पाथ दे देगी। तो ये हो गया हमारा क्या? पाथ। तो यही पूछ रहा था कि जब किसी ग्लास स्लैब पे लाइट इंसिडेंट करेगी तो उसका पाथ क्या होगा। तो ये है इसका पाथ। और साथ ही साथ कह रहा है कि आप इसमें क्लियरली मार्क करिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेस बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रेज बना रही है वो क्या हो गया बच्चा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? उसके बाद कह रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो फाइनल रेज इमर्ज हो रही है, ये इमर्जिंग रेज होती है तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? कि इनिशियल रेज हमारी किस डायरेक्शन में जा रही थी और मीडियम चेंज होने के कारण वह किस डायरेक्शन में फाइनली निकली। तो आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल रेज जाना इस डायरेक्शन में था लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण वो यहाँ से निकल रही है। मतलब डायरेक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन ये थोड़ा क्या हो गया? शिफ्ट हो गई। ये क्या हो गई बच्चा? शिफ्ट हो गई। ये यहाँ की वजह यहाँ आ गई। इसी शिफ्ट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको दिखा सकते हैं, यही है हमारा क्या बच्चा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया क्या है कि इनिशियली रेस किस डायरेक्शन में जा रही थी, फाइनली वह कहाँ पे निकली। तो आप देख सकते हैं इनिशियल डायरेक्शन ये है और इमर्जिंग डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, यानी यहाँ की बजाय वो यहाँ निकली, डायरेक्शन सेम है लेकिन उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके बच्चा, तो ये जो दोनों रेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर। और क्या कह रहा था, गिव अ फार्मूला टू फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में कह रहा है एक फार्मूला बताइए जिसमें कि आप इस ग्लास स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो और जो कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के टर्म में हो। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यही बताता है, स्नेल्स लॉ है जो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है बच्चा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में ये रिलेशन हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन 2011 में आया हुआ था और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। ठीक है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया 1 and 2 is 20 degree and 30 degree respectively. Out of 1 and 2 which medium is optically denser and why? Clear? तो देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे 2 मीडियम है, ये मान लीजिए मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस है और ये दूसरे के लिए है। कह रहे हैं कि ये और ये नॉर्मल हो गया। ठीक है बच्चा, तो अब कह रहा है कि इंसिडेंस एंगल दोनों के लिए सेम है, ये और ये। क्लियर, कह रहे हैं ये दोनों के लिए 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल है बच्चा वह कह रहे हैं कि ये है 20 डिग्री का और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है बच्चा वह है 30 डिग्री का। वह है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों के लिए सेम है इन 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम, 2 अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2। एक के लिए यह रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वह 20 डिग्री है और दूसरे के लिए एंगल 30 डिग्री हो रहा है। तो आपको बताना है दोनों में से कौन डेंसर होगा और वाई। तो आपको पता है कि जब रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसमें इसका ज़्यादा बेंडिंग हुई है। तो आप देखिए ये 20 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, यानी ये एंगल ज़्यादा है और ये कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले मीडियम का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वह स्मॉलर है दूसरे मीडियम से, यानी दूसरे मीडियम का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चा वह ज़्यादा है और पहले मीडियम का कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर है वहाँ उतना ज़्यादा बेंड हो जाएगी लाइट, क्योंकि लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। इस मीडियम से आपको मतलब नहीं है, ये मीडियम जो भी है सेम है। ठीक है, इन दोनों के कंपेरिजन में आप बात करेंगे तो दोनों में ही लाइट आप देख सकते हैं बेंडिंग ही है, दोनों में लाइट क्या है बच्चा, बेंड ही हुई है। तो इसका मतलब ये दोनों ही डेंसर मीडियम है, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा बेंड हो गया कि एंगल केवल 20 डिग्री बचा और इसमें जो है ये 30 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेंडिंग शो कर रहा है। जब ये ज़्यादा बेंडिंग शो कर रहा है यानी कि ये मीडियम ज़्यादा डेंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मीडियम कम डेंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज R1 इज़ लेस देन R2, दैट इज़ जो मीडियम फर्स्ट है बच्चा मोर डेंसर देन मीडियम 2, यानी मीडियम 1 मीडियम 2 के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंसर है। क्लियर, ओके बच्चा, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आपको समझ में आ गया। आप लिखेंगे बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट आर सेम फॉर बोथ एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज मोर इन सेकेंड मीडियम एंड लेस इन फर्स्ट मीडियम, मीन्स कि द रिफ्लेक्टेड रेज बेंड मोर इन फर्स्ट मीडियम देन द सेकेंड मीडियम, यानी जो लाइट है वह फर्स्ट मीडियम में ज़्यादा बेंड हुई है कंपेरिजन ऑफ सेकेंड मीडियम, इसलिए इसमें ज़्यादा बेंड हुई है, इसलिए ये मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा और ये कम। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इसी को बी पार्ट क्या है बच्चा, बी पार्ट कह रहा है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैज़ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड
light air to diamond which has refractive index of 2.42. Calculate the speed of light in diamond if speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. तो बच्चा इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए. लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विच हैव अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.4, यानी एन दिया है 2.42. ठीक है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि लाइट की स्पीड जो है वह डायमंड में पता करनी है आपको. और जो कि लाइट ऑफ स्पीड और दिया है इफ द लाइट की स्पीड जो है एयर यानी कि सी में दिया हुआ है बच्चा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो आप फार्मूला जानते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा, सी बाई वी. तो आप वैल्यू रख दीजिए, यानी एन की वैल्यू दी है बच्चा 2.42, सी यानी कि वैक्यूम यानी एयर में लाइट की स्पीड 3 into 10 to the power 8 अपॉन वी यानी कि इसमें लाइट की स्पीड हमको डायमंड में पता करनी है. ये यहाँ आ जाएगा बच्चा और ये यहाँ आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा वी डी इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 अपॉन 2.42. ठीक है. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर, तो ये वी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ 242 इंटू 10 के पावर 8. अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चा आपका 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. तो ये आ गई लाइट की स्पीड. क्लियर. ओके, समझ में आ गया. तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए और इसका आंसर, ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, जिसका ए पार्ट है ये और ये बी पार्ट. क्लियर. ओके. पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे. आप चाहें तो इस क्वेश्चंस का पीडीएफ का जो सॉल्यूशंस का पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं और क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी आप पा सकते हैं. और अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा. चैनल का लिंक, व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे हैं. आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप चैनल को भी. व्हाट्सअप चैनल जिस पे आपको फ्री इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती रहती है और टेलीग्राम चैनल जहाँ पर सारे पीडीएफ वगैरह जो सेंड किए जाते हैं और प्लस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी बोर्ड से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलती रहती हैं. तो ज्वाइन कर दें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को शेयर कर दें. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2012 में सीबीएसई में पूछा हुआ था, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है. क्या कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा. या तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर स्टार्ट करिए ताकि मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाए. ठीक है. तो चलिए मैं समझाता हूँ. अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंसेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. ही नोटेड हिज ऑब्जर्वेशन. क्लियर बच्चा. कह रहा है एक स्टूडेंट जो है वो फोकस द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन. ठीक है. तो बच्चा इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है. कह रहा है एक स्टूडेंट है फोकस द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंसेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चा. ठीक है. और ये मान लीजिए इसका फोकल लेंथ है और ये 2f है और इधर बच्चा मान लीजिए ये f डैश है और ये 2f डैश है. ठीक है. और ये इसका ऑप्टिक सेंटर. कह रहा है जो स्टूडेंट है वह एक कैंडल फ्लेम लेता है, एक कैंडल का फ्लेम ले लेता है और उसको जो है वह अलग अलग पोजीशन पे रखता है और अलग अलग पोजीशन पर रखने से जो उसके इमेज का प्राप्त होता है, जो उसका इमेज मिलता है, उस इमेज की पोजीशन वो नोट करता है. मतलब नीचे जो टेबल आपको दिया हुआ है देखेंगे बच्चा, उस टेबल में लिखा हुआ है कि इस फ्लेम को ये कहाँ रखता है और उसके कंपेरिजन में उसको इमेज कहाँ कहाँ मिला हुआ है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस इज 60 सेंटीमीटर. पहले दिया है ये 60 सेंटीमीटर यू, यानी कि यू की वैल्यू हो गई. तो फ्रॉम द लेंस इमेज कहाँ मिलता है इसको 20 सेंटीमीटर पर, यानी वी हो गया. ऐसे दूसरी रीडिंग दी है बच्चा 40 और ये मिलता है 24. और ऐसे ही बच्चा 24 तीसरी रीडिंग दी हुई है और ये मिलता है 40 वी. ऐसे ही बेटा देखेंगे आप फोर्थ रीडिंग जो दी हुई है वह 15 दी हुई है और उसके एवज में आपको यू जो मिलता है बच्चा 70. क्लियर. तो कह रहा है कि ये अलग अलग पोजीशन पर वो फ्लेम को रखता है कैंडल को. कैंडल कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ये दिया हुआ है कहाँ रखता है. उसके एवज में उसको जो डिस्टेंस इमेज की मिलती है, इमेज कहाँ मिलता है उसकी डिस्टेंस दी हुई है. अब पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रॉम द एबव टेबल फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विदाउट यूजिंग लेंस फार्मूला. कह रहा है एबव रिलेशन जो दिया है इसका यूज करके आप क्या करिए, इसी टेबल का यूज करके बताइए कि इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा. लेंस फार्मूला यूज बिना किए, लेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है और आपका इसका फोकल लेंथ निकालना है. तो बच्चा वैसे तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू
1/v माइनस 1/u। यहाँ पर आप v की वैल्यू रखिए और u की वैल्यू रखिए, f निकल आएगा। लेकिन वो बोले हैं कि आपको इसका यूज़ नहीं करना है और बिना इसका यूज किए आपको इसकी फोकल लेंथ को बताना है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन में देख लीजिए, एक रीडिंग यहाँ पे छूट रही बच्चा, वो है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक 30 है, थर्ड पोजीशन पे है, 30 पर रख रहे हैं तो 30 पे इमेज मिल रहा है, ये एक रीडिंग छूट रही थी। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है बच्चा, 2f डैश पर ही उसका इमेज जो है हमको, इन्वर्टेड इमेज हमको 2f डैश पर ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सी पोजीशन है, 30, यानी 30 पर रखने पे 30 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 30 है वह 2f की पोजीशन होगी, क्योंकि यही वो पोजीशन होती है जहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वही इमेज मिलता है। ठीक है, तो डाटा थर्ड, ये थर्ड पोजीशन पे लिखा है बच्चा टेबल में आपके क्वेश्चन में। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डाटा नंबर 3 2f इज इक्वल टू 30, यानी f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 30/2, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया बिना लेंस फार्मूले का यूज किए, कितना आ गया बच्चा, 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया ए क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है, विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड वाई, कह रहा है इनमें से कौन सा सेट जो है वह इनकरेक्ट है और क्यों। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका पार्ट इनकरेक्ट है और क्यों। ठीक है, चलिए पहला क्या दिया है, तो बच्चा पहली रीडिंग आपकी है 60। ठीक है, तो याद रखिए जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो उसका इमेज कहाँ बनता है बच्चा, 2f पर बनता है, यानी 30 पर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो 30 पे इमेज बनेगा, आप जानते हैं। और उसके बाद आपने सारे पॉइंट्स आप पढ़े होंगे कि पहली पोजीशन आप देख लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग रख लेते हैं u, जब u इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है बच्चा, फोकस पर। जब थोड़ा और आगे आएंगे यानी बियॉन्ड 2f, यानी बच्चा बियॉन्ड 2f अगर आज आप आते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f आते हैं तो इमेज f एंड 2f डैश के, f एंड 2f डैश के बीच में बनता है। ठीक है बच्चा, थर्ड पोजीशन अगर हम लोग बात करें, यहीं पे थर्ड पोजीशन अगर हम बात करें तो अगर 2f पर आ जाते हैं आप बच्चा तो इमेज भी कहाँ बनता है, 2f डैश पर। अब अगर बिटवीन 2f एंड f, अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f एंड f ले आते हैं बच्चा, 2f एंड f ले आते हैं एंड f ले आते हैं बच्चा, तो इमेज कहाँ बनता है आपका, 2f एंड f ले आए तो इमेज कहाँ बन गया आपका, इमेज चला गया बियॉन्ड 2f, इमेज चला गया बियॉन्ड 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट खिसक के आता है आपका f पर, अगर f पर आ जाता है तो इमेज कहाँ चला जाता है बच्चा, इनफाइनाइट पर। तो आप देख लीजिए कौन सा डाटा इसमें गलत है। तो f, पहले हम f का देख लेते हैं, f इसका कितना आया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी कि इसका फोकल पॉइंट है, 15 सेंटीमीटर तो फोकल आया ना, इसका मतलब 15 क्या है, इसका फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है बच्चा, इनफाइनाइट पे। और जबकि ये दिया है क्या 70, इसका मतलब ये वाला डाटा क्या है, रॉन्ग है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 थर्ड पोजीशन पे ये, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन, यानी आप लिखेंगे कि बी वाले में फिफ्थ पोजीशन डाटा इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। रीज़न क्या देंगे, बिकॉज u इक्वल टू एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकल पे रहेगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, और जो कि दिया है वो। क्लियर, समझ में आ गया, यानी ये वाला पोजीशन आपका डाटा गलत दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अब इसका सी पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चा, देखिए सी पार्ट पूछ रहा है इन विच केस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है किस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ क्या होगी बच्चा, वह सेम होगी। ठीक है बच्चा, कह रहा है किस केस में ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ जो होगी सेम होगी। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा जाता है तब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज़ क्या होती है, सेम होती है। तो आप लिख सकते हैं व्हेन u इक्वल टू 2f, यानी इस डाटा के हिसाब से कौन सा बेटा 30, यानी डाटा के हिसाब से ये आपका थर्ड, यानी कि डाटा नंबर बच्चा थर्ड, डाटा नंबर थर्ड, यानी u इक्वल टू 30 पर जब रखा जाएगा तो hi और ho, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होगी बच्चा, वह सेम होगी। सिर्फ आपको यही बताना था और रीज़न आपका देना था आंसर में कि आप रीज़न क्या देंगे, तो आप यही बताएंगे क्योंकि उस समय जो होता है वह लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है और इमेज की जो डिस्टेंस होती है दोनों सेम होती है, इसीलिए इनकी साइज़ भी जो होती है बच्चा वह सेम बनती है। ठीक है, ये इसके रीज़न में दे देंगे। समझ में आ गया।
तो आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन था बच्चा, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो भी कराया गया। तो आप देख लीजिए इस तरीके से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो एक बार आप फिर से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और हमारे वीडियो को फिर से देख लीजिए, जिससे आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए सर क्वेश्चन नंबर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सलूशंस आपको PDF भेजूँगा या किसी तरीके से फिर से मैं उसको समझाने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है। तो ये था बच्चा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप वहाँ से जाके हमारा वीडियो पीछे वाला देख लें, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जो अब फिर से पूछ रहा है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है और इसकी SI यूनिट बताइए। तो हम बताते हैं फिर से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है बेटा, पावर ऑफ लेंस। तो हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस इज नोन एज इट्स पावर। यानी कोई या कह सकते हैं हाउ अ लेंस कन्वर्स और डाइवर्स द रे विच इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। यानी कि हम कह सकते इसकी पावर की डिफिनीशन क्या कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं द कन्वर्जेंट, या ऐसे लिख सकते हैं हाउ मच a lens, how much a lens converges or diverges, how much a lens converges or diverges the ray, ठीक है, called its power, called its power। समझ में आ गया, लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया। हाउ मच अ लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे कॉल इट्स पावर, मतलब कोई लेंस जो है वह किसी भी रेस को कितना कन्वर्ज या डाइवर्स कर सकती है, उसी को हम लोग इसकी पावर कहते हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया आपको इसकी डिफिनीशन। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चा। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, और हम लोग इसको डायोप्टर भी कहते हैं, तो इसकी यूनिट मीटर और डायोप्टर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बेटा, इसी का बी पार्ट कर रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इफ इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो बच्चा इस ऊपर वाले क्वेश्चन से अभी भी किसी भी क्वेश्चन में उसने रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। जिसमें जो बोल रहा है मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही इसका सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो आप रे डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़िए, जिसमें रे डायग्राम बनाने को बोलेगा उसी में आप रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं बच्चा। तो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चा, इसका बी पार्ट कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स कह रहा है कि ये दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया इसका, ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज निडल का फॉर्म करता है। मतलब ये इमेज ही जो है, इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर पे पास फॉर्म करता है। ये यहाँ पे इमेज ही बनता है A डैश B डैश, ठीक है बच्चा, इससे 50 सेंटीमीटर पे इसका इमेज ही बनाता है। तो वो कह रहा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट यानी उस निडल को हम लोग कहाँ पर प्लेस करें जिससे कि HI और HO यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी V की डिस्टेंस दी हुई है। कह रहा है वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के सामने निडल को हम कहाँ रखें, यानी U की वैल्यू पूछ रहा है कि हम इसको कहाँ रखें कि द इमेज जो है, जो इमेज की साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ के इक्वल बन जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि HI और HO बराबर होने के लिए क्या होता है कि जो V और U भी दोनों क्या होते हैं बच्चा, बराबर होते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पर रखते हैं तो इमेज भी हमारा 2f डैश पर बनता है। यही कंडीशन है जब दोनों की हाइट भी क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा कि U इक्वल टू आल्सो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, U इक्वल टू आल्सो 50 सेंटीमीटर। या बच्चा आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, इस तरीके से, यानी आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन V इक्वल टू क्या होता है HI/HO, ठीक है, या इसी का फॉर्मूला होता है V/U। अब HI और HO दोनों इक्वल दिया है कि ये सेम साइज का इमेज बनाता है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएगा, तो V/U इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बच्चा। तो यहाँ से V/U इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा V इक्वल टू U, यानी आपका ये आ गया कि VU के बराबर होगा, ठीक है, यानी वही कि U भी आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसका सोल्यूशन भी हो गया।
तो फिर कह रहा है आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस की पावर बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए लेंस का पावर देख लेते हैं। तो बच्चा लेंस का पावर तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, इसका बी पार्ट लेंस का पावर P इज इक्वल टू होता है बच्चा 1/f, P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ पे P की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। F कितना है, अब देखिए सेम साइज़ कहाँ पे बनती है 2F पर, इसका मतलब ये 2F दिया है 50, तो इसका F कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ यानी 25। क्लियर, क्योंकि 2F इक्वल टू हो गया 50, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 50/2 यानी ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 25 रख दिए सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। अब ये 25 फोर जा यानी P इक्वल टू कितना आ गया 4 डायोप्टर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, ये इसका बी पार्ट हो गया। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर दें और बने रहे ऐसे ही चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस के लिए, चैप्टर वाइज PYQ के लिए बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा जब सॉल्यूशन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और सारे PYQ कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेट करें, क्योंकि जनवरी में एक नई सीरीज़ आने वाली है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, जिसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ओरिजिनल पेपर आपके सामने रखा जाएगा। ओके, तो चलिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।